एक विषय आज चल रहा है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब आज मैं इस पर ज़रा विस्तृत से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाय का हमारे जीवन से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। ज़रा कल्पना करना, आज के ठीक 60 साल पहले जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, इस देश में ट्रैक्टर केवल 65 साल पहले आए हैं, केवल 65 साल पहले। हमारे गांव में ट्रैक्टर सबसे पहले 1972 में आया था, जब मैं छोटा था, कक्षा 4 या 3-5 में पढ़ता था। एक ट्रैक्टर आया था, उसके पहले सबके पास बैल थे, और कहते हैं बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गमकोशों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। जब तक मेरे जीवन में बैल था तब तक बहुत खुशियाँ थी, लेकिन हमारी खुशियाँ किसी को देखी नहीं देख गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब आप जब आज़ाद हुए तो हम लोगों ने एक गाना गाया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जिन्होंने आप पर शासन किया था, उन्होंने कहा यार हिंदुस्तानियों की कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसके कारण, कौन सी ऐसी बात है कि इनकी हस्ती को हम मिटा नहीं पाए। 1000 साल मैंने इन पर राज किया, लेकिन इनकी हस्ती को मैं मिटा तो क्या था? हस्ती मेरी क्या थी? मेरी हस्ती थी कृषि संस्कृति, मतलब खेती करने का तरीका। तो वो जब चले गए, आज़ाद मुल्क हो गया, तो उन्होंने कहा यार इनके देश में जाकर के इन पे राज करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी थी मेरी। इनकी संस्कृति को तोड़ दो, दूर बैठ करके। हम यहाँ जाएंगे भी नहीं, हम हिंदुस्तान में जाएंगे भी नहीं, और मैं यहीं बैठ करके इनकी संस्कृति का सत्यानाश कर दूंगा। फिर देखते हैं ये सारा देश मेरा गुलाम कहलाएगा। और क्या हुआ? हमारी संस्कृति थी खेतों की ज़बरदस्त मोटी मोटी मेढ़ें, घर में 2-2 जोड़ी बैल, गाय, ठीक है ना, बैल से खेती, राहड़ से खेती, और ऐसी खेती जिसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई खाद, ना उन्नतशील बीज। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो अभी मेरे विरोधी क्या बोलते हैं, सचान साहब तब देश के लोग भूखों मरते थे। आपके भी दिमाग में आएगा कि हरित क्रांति ना आती तो हम लोग भूखों मर जाते। ठीक बात है। हमको एक चीज़ सोचनी है कि जैसे मैं किसी भिखारी को पिछले 5 साल से भोजन दे रहा हूँ, और आज मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसको भोजन ना देता तो ये भूखों मर जाता। बिल्कुल सही बात। दुनिया कहेगी, उस भिखारी भी समझेगा, और भिखारी के पड़ोसी भी कहेंगे कि अगर विनोद कुमार सचान इसको रोटी ना खिलाता तो भूखों मर जाता। मैं एक दूसरी चीज़ कहता हूँ कि मैंने उसको उस लाचारी से निकाला क्यों नहीं कि खुद रोटी कमा लेता। तो मैं फिर बताऊं, हमारा पुराना प्राचीन सनातन इतिहास देखिए कि हमारे देश को पुरोहित राष्ट्र, सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। 1947 के 400 साल पहले 17वीं शताब्दी में, या महाभारत युग में चले जाएं तो आबादी जितनी आज है उससे ज़्यादा आबादी थी। और तब खुराक कितनी थी? तब लोग रोटी 4 नहीं खाते थे, रोटी ऐसे नाप के खाते थे, 1 बीता, 2 बीता, 1.5 बीता। रोटी की गड्डी कितनी ऊंची है, क्योंकि रोटी तुम पतली बना सकते हो, तो हाइट से पैमाइश होती थी कि अगर इतनी 4 अंगुल हो गई है, 6 अंगुल हो गई है, तो मैं पेट मेरा भर जाएगा। तब खाद्यान्न कहाँ से आता था? और 17वीं शताब्दी में मैं सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि हमारे देश का ज्वार, बाजरा और बेझर जौ
ये निर्यात होता था और उसके बदले मुझको सोने चांदी मिलते थे। तो कागज़ का नोट नहीं चलता था तब। तो किसान जब 10 कुंटल गल्ला बेचता था तो उसको 2 तोला सोना मिलता या 1 किलो चांदी मिल जाती थी। तो गाय जो है ना, ये चीज़ तो बिल्कुल पक्की है। जैसे आप आज़ादी के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे गांव में, या आप भी अपने गांव की कल्पना कर लेना, जैसे जैसे बैल गया, जब आपके गांव में बैल था, मेरे घर में 2 जोड़ी बैल थे और 2 गायें थी। और भाई साहब, एक गाय तो 9 लीटर दूध देती थी दिन भर में, एक गाय 7 लीटर दूध देती थी। कौन सी गाय थी? देसी गाय। जब नांद से बैल गया, देखिए, किसी के परिवार के एक मुखिया को मार दोगे आप, उसको डंडा मार के भगा दोगे, क्या हुआ? गाय के भाई को या गाय के परिवार के किसी सदस्य को आपने डंडा मार करके बाहर कर दिया तो गाय को पीड़ा नहीं होगी। गाय का दुग्ध उत्पादन वहां से घटा। हम सोच रहे हैं गाय को तो मैंने डंडा नहीं मारा, गाय को तो मैंने नहीं भगाया, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे गाय की पीड़ा। तो गाय का जब परिवार बिखरा, गाय जब अकेली रह गई, तो गाय की पीड़ा के कारण गाय का दुग्ध उत्पादन डाउन हुआ। अब देखना क्या हुआ। जब कोई गाय दूध 7 लीटर देना चाहिए और 2 लीटर देगी तो आप क्या करेंगे? आप उसका राशन कम कर देंगे। फिर आपने उसका राशन कम किया तो उसका दुग्ध उत्पादन और घटा। और फिर क्या हुआ? आपने पहले बैल छोड़े थे, अब गाय भी छोड़ दी। तो जब से गाय हमारे देश के, हमारे गांव या हमारे घर से गाय बैल गायब होते गए, जैसे 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 वहाँ वैसे वैसे समस्याओं का अंबार बढ़ना शुरू हो गया। जब गाय बैल थे तो उर्वरक की ज़रूरत नहीं थी, जब गाय बैल थे तो पानी की ज़रूरत नहीं थी, जब गाय बैल थे तो भोजन में स्वाद था, भोजन में पौष्टिकता थी। और फिर आधुनिक कृषि में क्या हुआ? गाय से कोई मतलब नहीं है। अब तो ये मानिए कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, आंध्रा में 20, 25, 30% लोग आज भी बैल से खेती करते हैं। लेकिन यूपी की, बिहार की और पंजाब की, हरियाणा की बात करें तो यहाँ कोई गाय बैल से खेती नहीं करता। सुनना, तो आज जो शब्द है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, यानी कि हमारे दिमाग में भरा जा रहा है, और ये बुद्धिजीवी लोग ऐसा चाहते हैं कि गाय को बचाना चाहते हैं। उनकी भी पीड़ा जायज़ है कि भाई गाय बचनी चाहिए। तो क्या क्या बोला जा रहा है? गौमूत्र। हमको गौमूत्र की महिमा बताई जा रही है। मैंने कल आपको बोला था 2 चीज़ें, कि आपको परमात्मा ने आंखें दी हैं देखने के लिए और दिमाग दिया समझने के लिए। आपके सामने कोई भी विषय आए तो उसको अपनी साफ आंखों से देखो और दिमाग से समझने की कोशिश करो कि गाय का पेशाब, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति बैल के लिए गाय नहीं पाल रहा, जो व्यक्ति दूध के लिए गाय नहीं पाल रहा, उस व्यक्ति से कहा गया गौमूत्र के लिए गाय पालो। ईमानदारी से, दिमाग से सोचना कि कोई ऐसा व्यक्ति गौमूत्र के लिए गाय पालेगा क्या? जो दूध के लिए गाय नहीं पाल रहा, बैल के लिए गाय नहीं पाल रहा, वो गौमूत्र के लिए गाय पालेगा क्या? नंबर 1 इम्पॉसिबल। अगला, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि गौमूत्र के लिए गाय पाल रहा है, तो जब हम कहते हैं गाय को पालना, पालने का एक नियम है। पालना या जेल में बंद कर देना, अंतर है ना। जैसे हम कहें कि जेल कैदियों को पाल रही है, ठीक है ना।
जेल में कैदी पल रहे हैं, कैसा शब्द है, ठीक है ना? तो फिर क्या जेल से डरना यार? फ्री फंड में हमको कोई पाल रहा है, काम भी नहीं करना पड़ रहा है। तो पालने का मतलब है जो जीव जिस निमित्त जिस प्रकार से उसको जीवन जीना चाहिए वो माहौल मिले। तो गाय को कौन सा माहौल चाहिए? गाय को चरने के लिए चरागाह चाहिए, गाय को चरने के लिए चरागाह चाहिए। गाय का पालने वाला गाय को डंडा नहीं मारेगा, क्योंकि माँ है, माँ को डंडा मारते हैं क्या कहीं? गाय का बछड़ा मर गया, बछिया मर गई, तो उसका दूध निकालने के लिए कहीं माँ को ऑक्सीटोसिन लगाओगे क्या? तो आज मैं गाय पाल रहा हूं, गाय को मार भी रहा हूं, गाय को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगा रहा हूं, गाय को जंजीर से बांध के रखा है जेल में। तो गाय दुखी है। माँ जब दुखी होगी, जैसे अभी मैंने बोला कि धरती माँ जब दुखी होगी तो आप खुशी नहीं हो सकते। माँ ही जब दुखी है तो आपके जीवन में खुशियां कैसे आएंगी? तो धरती तो मेरी आध्यात्मिक माँ है, और ये तो गाय की भी माँ है, मतलब माँ की भी माँ है, मतलब मुझे जन्म देने वाली और मुझे दूध पिलाने वाली गौ माता, ये तो सबकी माताओं की माता है धरती माता। गाय का नंबर तो दूसरे स्थान पर आया, ठीक है ना? तो गाय को वो परिवेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक गाय के दूध में, गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में वो गुण कहाँ से आ जाएंगे? भाई एक नियम है, चक्की में जो डालोगे वो निकलेगा। दूसरा, एक तो दर्शन है, दर्शन का मतलब है गाय को जो परिवेश चाहिए वो परिवेश देना। फिजिकली उसको कैसा पानी चाहिए, कैसा चरागाह चाहिए, कैसा पेड़ चाहिए जहाँ उसको बांधा जाए, जहाँ उसका दूध निकाला जाए। दूसरा एक आध्यात्मिक, गाय के साथ आपको बिहेव क्या करना है, गाय के पास कै बार जाना है दिन में, उसके माथे पे कै बार खुजली करनी है, उसके पीठ में हाथ फिराना है, उसको दुलारना है, पुचकारना है। क्योंकि देखिए आप, संवेदना, अगर माँ है तो उसके अंदर संवेदना है। जब आपका बिहेवियर देख रही है ना गाय, तो गाय प्रसन्न है, और जो गाय प्रसन्न होगी उसके दूध में, उसके गोबर में, उसके गौमूत्र में तब वो गुण आएंगे। तब कोई कह सकता है कि अगर कैंसर हो जाए और गौमूत्र का आप सेवन किया जाए तो कैंसर ठीक हो जाता है। मैं मान लेता हूँ, हो जाएगा कैंसर ठीक, वेदों में लिखा होगा ही होगा। लेकिन जो गाय आप जिसको डंडा मारते हो, जिसको आपने एक खूंटे पे बांध रखा है जेल की तरह, और उसको आप सूखा भूसा डालते हो, उसको दाना भी नहीं देते, खली भी नहीं देते, और उस गाय से अपेक्षाएं कितनी ज़्यादा हैं कि इसके मूत्र में इतना बड़ा गुण है। मैं क्या कहता हूं मित्र, ये भावों का संसार है, ये दुनिया विचारों की है, भावों की है। गाय एक जो चक्की होती है ना, लोहे की, पत्थर की, जो बिजली से चलती है, जिसमें आप आटा पिसाते हो, ये निर्जीव वस्तु है। यहाँ चना डालो, बेजर डालो, गेहूँ डालो, जौ डालो, जो डालोगे वही पिस के निकल जाएगा। लेकिन गाय जब जीव आता है ना, जैसे धरती माता है, गौ माता है, ये आध्यात्मिक विषय है, दर्शन के विषय है। हमारी मोटरसाइकिल दर्शन आध्यात्म का विषय नहीं है। पेट्रोल डलाओ, किक मारो, चलो। लेकिन बैल है, भैंस है, गाय है, बकरी है, धरती है, वनस्पतियां हैं, पीपल है, बरगद है, ये मैंने बोला प्रकृति है। प्रकृति माने परमात्मा है, और परमात्मा के बारे में क्या कहा? भाव का भूखा है। हमने इसको मशीन समझा गाय को। गाय का मूत्र, गौमूत्र, पॉलीथीन खाने वाली गायों का भी लोग मूत्र इकट्ठा करके और बेच रहे हैं शीशी में भर भर के। तो खेती का जो विषय है गाय से बहुत क्लोज्ड है। और भारत जैसे छोटे से देश में जहाँ ज़मीन बहुत कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है,
आप कल्पना करना, अगर ये ट्रैक्टर जैसे सोचना ये कि क्या ट्रैक्टर अच्छा है? अच्छा तो नहीं है, तो इसको हटाया जाए। अब साहब इसे नहीं हटाया जा सकता। क्यों? अब बैला से खेती को करी। तो फिर सुनना, हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, बहुत विचित्र हैं। अगर हमने इस बात को नहीं स्वीकार किया कि बैल से खेती की जा सकती है, जैसे जो लोग भी कहेंगे देश के कि ये तो इम्पॉसिबल, अगर हम भारत जैसे देश में बैल से खेती को इम्पॉसिबल बताया जा रहा है, तो फिर दूसरा इम्पॉसिबिलिटी और बता दूं, भारत पुरोहित राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत को दोबारा सोने की चिड़िया नहीं कहलाया जा सकता। भारत का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। भारत को अभी और बिखरना है, भारत को अभी और टूटना है। क्यों? कि इतने छोटे से देश में, जो देश अपने प्राकृतिक संसाधनों को, बायोडाइवर्सिटी को, बैल क्या है, गाय क्या है, बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है, जीव जगत की एक रचना है। जो देश गाय को, बैल को कंसीडर नहीं करेगा, ट्रैक्टर से खेती करेगा, जोत छोटी छोटी हो गई। अब 1 हेक्टेयर के बहुत कम किसान बचे। अब हम 1 हेक्टेयर का किसान ट्रैक्टर तो ले नहीं सकता, तो किराए के ट्रैक्टर से खेती करानी है। और जब ट्रैक्टर से खेती कराते तो देखिए कितनी डिपेंडेंसी है ट्रैक्टर। बैल से मैं खेत भी जोत लेता था, बैल से मैं फसल काट के खलिहान भी ले आता था, बैल चला के मैं माड़ भी लेता था, बैल से मैं अपना गल्ला मंडी भी ले जाता था, सब कुछ बैल से कर लेता था। लेकिन जब ट्रैक्टर आया तो आपको ट्रैक्टर से जुताना है, ट्रैक्टर से बुआना है, फिर ट्रैक्टर के पीछे वो थ्रेशर लगा के उससे मड़ाई करानी है। फिर आप वो बड़े बड़े हार्वेस्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर चलेंगे, उनसे कटाई करानी है। तो आपकी तो पूरी आमदनी गई। काय में गई? जमीन खराब हुई। सुनना, मैकेनाइजेशन से, केमिकल फार्मिंग से आपकी ज़मीन खराब हुई। बैल गाय खत्म हो गया, गोबर है नहीं, यूरिया डीएपी के सहारे हो गए, तो फर्टिलाइज़र में पैसा गया, ट्रैक्टर की जुताई में पैसा गया, ट्यूबवेल का पानी, पंपिंग सेट के किराए पे पैसा गया, सब पैसा चला गया। एक चीज़ का उत्तर देना कि देश का किसान कर्जदार क्यों है? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, देश का उत्पादन बहुत बड़ा हो गया, तो देश का किसान कर्जदार क्यों है? तो सुनना, मैंने बोला कि हमें कर्जदार रहना ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको कर्जे से मुक्ति दिला दे। जब तक मैं सनातन कृषि के सत्य को नहीं स्वीकार करूंगा, तो कर्ज से तो मुक्ति मिलनी नहीं है। और दूसरी एक घटना और है आज, जैसे कई लोग कहते हैं कि आय को बढ़ाना है, आमदनी बढ़ाना है, आंवला लगाओगे तो आमदनी बढ़ेगी, एलोवेरा की खेती करोगे आमदनी बढ़ेगी, चंदन लगा लोगे तो आमदनी बढ़ेगी, टमाटर की खेती करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। निरे सोशल मीडिया में ऐसी बातें, और लोग फंस जाते हैं। जिस किसान के पास 2 लाख का कर्जा हो, उसको कोई पपीता लगा के और लखपति बनाने का प्रोजेक्ट बनाएगा तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? और कितने पपीता के किसान हैं जो लखपति बन गए? जरा एक का नाम बताओ। ड्रैगन फ्रूट मार्केटिंग चल रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती से लखपति बन सकते हैं। तो प्लांटिंग मटेरियल बेच के भाग गया आदमी। आपने 4 ठो सीमेंट के 400 खंभे गड़वाए, फिर ड्रैगन फ्रूट लगाया, फिर ड्रिप लगवाई, और जो बताया गया था वो नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। तो खेती में मैंने बोला कि गाय जो है ना, गाय ही नहीं, यहाँ मैं खेती में जीवों की और भी बात कर रहा हूँ। जैसे गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार नहीं कर सकते। मैंने बोला प्रकृति के समग्र सत्य को स्वीकार करना होगा। अगर चूहा मर जाए, सांप मर जाए, केचुआ मर जाए, मेंढक मर जाए, गाय जिंदा हो जाए, चलो हम बचे और मेरी गाय बची।
मैंने और चिड़ियों को मार डाला, मधुमक्खियों को मार डाला, तो खेती हो जाएगी क्या? तो जब गाय को बचाने की बात आती तो गाय का मतलब अपनी संस्कृति को बचाना है। गाय के पीछे पूरी सेना खड़ी है। कैसे? नंदी कौन है? बैल कौन है? भगवान शिव की सवारी। जब हम शिव शब्द आता है ना, शिव महादेव, तो महादेव के पीछे अगर बैल आपने नहीं लगाया, नंदी नहीं है, तो शिव बेकार है। मैंने बोला जमीन ही शिव है, और जमीन शिव है तो बैल ही शिव का रखवाला है। क्योंकि बैल के 4 पैर हैं और 4 कुंटल वजन है, और वो खेत जोत रहा है, तो शिव है ना, शिव की सवारी है। तो जब बैल के चरण खेत में पड़ते हैं ना, तो ये शिव आदि पिता सदा शिव, धरती माँ बहुत खुश होती है। अब आप इसको कह रहे हो ट्रैक्टर पर बैठो, हे शिव ट्रैक्टर की सवारी कर। ट्रैक्टर 4 टन का है, अब शिव जी की छाती पर दौड़ा रहे हो ट्रैक्टर, तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रही है। तो जो मैंने बताया, सॉइल के बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल सारे कैरेक्टर क्षीण हो गए, और जब जमीन के कैरेक्टर खराब हुए ना, तो मनुष्य के भी सारे कैरेक्टर। सिंपल सी कहानी है। अगर हम लोगों ने गाय को, धरती को, बैल को, सांप को, बिच्छी को, यानी हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो प्रकृति की व्यवस्था, और सनातन की जब बात आती तो सनातन का मतलब है प्रकृति की समग्र व्यवस्था ही सनातनी व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति सांप को मार रहा है फिर कहता मैं सनातनी हूं, तो तुम कैसे सनातनी हो? सनातनी का मतलब होता है कि सनातन को स्वीकार करे, यानी कि प्रकृति की समग्र व्यवस्था को स्वीकार करे और उस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयास करे, वो व्यक्ति सनातनी। जो सांप को मारे, गाय को मारे, बिच्छी को मारे, इल्ली को मारे, और फिर मंदिर में जाके घंटा बजा के शंकर जी को दूध चढ़ा के कहे मैं सनातनी हूं, तो फिर मैंने कहा ये पाखंड है। तो बिना गाय के मित्र, यहां 2 बातें मैं समझा रहा था कि गौमूत्र तभी अच्छा है जब गाय को वो प्यार, दुलार, स्नेह आप दे रहे हैं, तब अच्छा है। अगर गाय को गाय मां मान करके उसको जैसा परिवेश चाहिए वो नहीं दे रहे हो, मतलब किसी ने बोला गाय मूत्र बहुत अच्छा होता है तो गैया एक ले आए, पकड़ के खरीद करके खूंटे में बांध दिया, और जैसे पेशाब करती डब्बा लेके खड़े हो जाते हो। गाय तो दुखी है ना। और परसों मैंने वो सुनाई थी ना कहानी राजा दिलीप की, पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि गाय ने कहा है कि हे राजन मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना। वहां तो दूध में, और आपसे गाय क्या कहेगी, हे पुत्र मुझे मूत्र देने वाली गाय मत समझना। मैं प्रसन्न होने पर, शब्द क्या है, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, गाय अगर प्रसन्न है ना तो उसकी अनुकंपा सुनो। आपको मूत्र कलेक्ट ही नहीं करना, वो तो पेशाब करेगी ही। जहां गोबर किया तो वहीं पेशाब भी कर दिया। आप फरुई से सब उठाते ही हो और वो खेत में जाता ही है, तो डब्बा लेके खड़े होने की क्या जरूरत? गाय के पेशाब में जो सॉलिड पदार्थ थे वो ड्राई हो जाएंगे, पानी इवेपरेट हो जाएगा, और ड्राई मैटर जितना भी था वो सब जमीन में गोबर के साथ मिल जाएगा, मेरे घूरे में चला जाएगा। बस इतना ही करना है कि घूरे को दुरुस्त कर लो। ये जो सड़क के किनारे फेंक देते हो ना गोबर, उसका कोई अर्थ नहीं। अपने गाय के गोबर को घूरे में ले जाओ। घूरे का मतलब एक कच्चा गड्ढा, और ऐसी जगह गड्ढा जहाँ ऊपर पेड़ हो, बबूल का, नीम का, जामुन का, कोई भी पेड़। शेडेड एरिया इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जब वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है
तो नाइट्रोजन मन की तरह चंचल है, वो अमोनिया फार्म में उड़ जाएगी ऊपर, वो वहाँ नहीं रहेगी, फास्फेट बचा रहेगा, सारे पोषक तत्व तो बचे रहेंगे, नाइट्रोजन तो धूप से बचाना है, छाया रहेगी, पदार्थ गीला रहेगा, सूखने नहीं पाएगा, गोबर सूखने ना पाए, डिकम्पोजिशन होता रहे, नीचे डिकम्पोज दबता रहे, ऊपर से नया पड़ता रहे, तो उसका नाइट्रोजन लॉस नहीं होगा। तो गाय के बारे में आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो अभी पीछे यहाँ पढ़ाया गया जीवामृत के बारे में, बस उतना ही सत्य है। बकाया तो मैंने आपको परसों बोला था कि आपके लिए कोई जाग नहीं रहा है। क्यों? आप सो रहे हो तो आपको जागना है, और अकेले नहीं जागना है, आपको जागना है और 100 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को जगाना है। और अगर ऐसा कर पाने में हमारे जीवन में किंतु और परंतु हैं, लेकिन साहब मैं क्या करूं, लेकिन साहब वो मेड़ कैसे लगाऊं, लेकिन साहब वो पेड़ लगाएंगे तो गैया खा जाएगी, तो फिर सुन लीजिए, आपको भी ये कुदरत खा जाए। आप लगाते रहिए किंतु परंतु। मैं कहता हूं वक्त नहीं है, आज धन कमाने का वक्त नहीं है, आज अपना अस्तित्व बचाने का वक्त है। आपने जो कमाए हैं 10 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 हज़ार, अरे आप जिंदा रहोगे तब ना वो काम आएंगे। हमें तो लगता है कि मेरा धन धरा रह जाएगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। हालात ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस देश की 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड डालेंगे, 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड है लगभग, ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड तो 2.5 लाख करोड़ का है, और फर्टिलाइजर तो 3.5 लाख करोड़ का है ही है, रिकॉर्ड है वो कि 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए आपका भी लगता है। इसके अलावा जाइम, जिंक और वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका भी वॉल्यूम कम से कम 1 लाख करोड़ का है। तो जो देश 9-10 लाख करोड़ का खेती की टोटल उपज 22-25 लाख करोड़, उसमें से आधा रसायन डाल देता है, और वो रसायन उसके पेट में जाते हैं, पानी के माध्यम से जाते हैं अंदर, हवा के माध्यम से जाते हैं अंदर, और फिर वो समग्र समाज बीमार हो गया। और फिर अब डिमांड क्या होती है कि हमारे ज़िले में भी मेडिकल कॉलेज खोलो हुजूर, मतलब मेरे ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलो, क्योंकि हाँ हम लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार क्यों हो रहे हैं? हम बीमार ना हो इसकी चिंता ना नीतियां करती हैं, ना वैज्ञानिक करते हैं, और ना आप करते हैं। सुनना, तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं करते कि उनका धंधा चल रहा है। आपको करना चाहिए। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया के सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। पेस्टिसाइड बेचने वाला कभी नहीं चाहेगा कि किसान की ज़मीन सही हो जाए या किसान को दिमाग आ जाए। तो दुनिया तो नहीं चाहती, तो खेती में आप ही को चाहना है। और गाय और बैल के बारे में अगर आप सोचोगे तहे दिल से, मैं ऐसे कहता हूँ, रात भर देखना आप, एक आदमी कह रहा मैं बैल से कैसे खेत जोतूं, मतलब बैल के पीछे कैसे चलूं। क्यों? अभी तो गाइया को रखाने के लिए रात भर डंडा लेके, टार्च लेके जगते हो। पूरे 30 दिन 35 दिन तक किसान, जहाँ गायें ज़्यादा हैं अन्ना, वहाँ अपने अपने खेत में लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। जैसे बहराइच में भेड़िया के लिए पहरा दिया जाता है ना, अभी रबी की फसल बो जाने दो तो कितने लोग पहरा देते हैं। और मैंने क्या कहा, पहरा से बच जाओगे। पहरा तो दिया आपने 40 दिन, और खेत तो जोतना था केवल 4 दिन। 4 दिन खेत जोत देते, फिर वो बैल आपके खूंटे में बंधा है,
जो फसल उसे जलाते थे, फेंकते थे, बेचते थे, वही खा कर के गोबर कर देगा, वो खेत को मिल जाएगा, आपका खेत जुट जाएगा, ट्रैक्टर के किराए का भाड़ा बच जाएगा, 4 टन का ट्रैक्टर ज़मीन पर नहीं चलेगा तो ज़मीन भी सुधर जाएगी। हमें कोशिश करनी है कि धरती माँ कैसे सुधरे, यहाँ से सुधरे, वहाँ से सुधरे, ऐसे सुधरे, वैसे सुधरे, जैसे सुधरे उसे सुधारना ही पड़ेगा, और नहीं सुधारेंगे तो यही जो आज हालात हैं, अभी तो कम है, अब तो ये समझो कि जैसे बर्बादी के ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं, बर्बादी के, देख नहीं रहे हो? वो सुना वो कैंसर था, वो मर गए, अरे यार उनका लड़का 42 साल का, वो हार्ट अटैक हो गया, मर गया, अरे यार वो एक्सीडेंट में मर गए, अरे यार वो आपस में लड़के दोनों मर गए। ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि जब माँ खुश नहीं होती है ना, जब प्रकृति खुश नहीं होती है, तो ऐसे ही तांडव नृत्य, शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, आप चित्र देखे हो ना, वैसे तो मैं कहता हूँ ये धरती शिव है, इसके एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है। जब शिव जी प्रसन्न होंगे तो डमरू बजाएंगे, सुन लेना, और अगर इनको तकलीफ हुई तो तांडव नृत्य कर। तो शिव जी ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया है, अब बारी हमको है शिव जी को मनाने की। मना लोगे तो अच्छा है, और नहीं तो इतना विकराल तांडव करने वाले हैं कि कोई बचेगा। नमस्कार।